आज हम EHI 06 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, मेजी संविधान की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए। मेजी संविधान जो था जापान का, उनका क्या मुख्य विशेषता था, उसका वर्णन हम करने जा रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए, ऑडियो लेक्चर हम दे रहे हैं आपको। 11 फरवरी 1889 को प्रभावी होकर 3 मई 1947 तक चलने वाला मेजी संविधान वह बुनियादी दस्तावेज था जिसने अंतिम राजनीतिक ढांचे को रूप दिया। लेकिन राजनीतिक व्यवस्था को केवल इस दस्तावेज का अध्ययन करके नहीं समझा जा सकता है। संविधान को रूप देने का काम उभरते राजनीतिक संगठनों के आवेदनों और प्रदर्शनों और शासक अल्पतंत्र के भीतर चलने वाली बहस और विचार विमर्श के संदर्भ में हुआ। संविधान को कुछ अन्य निर्णायक राजनीतिक बदलाव लागू किए जाने के बाद ही प्रभावी किया जा गया। संविधान की प्रकृति और इस रूप देने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया और विरोधी गुट के विचारों की छानबीन करने से मेजी कालीन जापान की सत्ता की प्रकृति और चरित्र को संकेत मिलता है। पहले हम मेजी संविधान पर गौर करेंगे, फिर विरोधी गुट की मांगों पर और अंत में मेजी कालीन राजनीतिक ढांचे की मुख्य विशेषताओं पर विचार करेंगे। आइए देखते हैं मेजी का संविधान। जापान में संविधान का एक लंबा इतिहास रहा है और सबसे पहला संविधान 17 अनुच्छेदों का वाला संविधान है, जिसे 604 ईस्वी में सोतोकू ताइशी ने जारी किया। लेकिन आधुनिक ढंग के संविधान का श्रेय चीनी आदर्श की अपेक्षा पश्चिमी कानून के प्रभाव को अधिक जाता है। मेजी काल के पहले सामंतों के विचारक सभाएं रही थी और एक सार्वजनिक प्राधिकरण तथा कोगी की परंपरा थी, जिसे अनेक विद्वान वह आधार मानते हैं जिस पर आधुनिक संविधानवाद का सफल निर्माण हुआ। दूसरे शब्दों में विचार विमर्श के जरिए निर्णयों पर पहुंचने की परंपरा थी। प्रारंभिक महीने में मेजी के नेताओं ने एक वक्तव्य जारी किया। यह वक्तव्य असल में एकता के लिए की गई एक अपील थी, जिसने भावी बदलाव की नींव रखी। सम्राट ने 6 अप्रैल 1868 को जो शपथ घोषणा पत्र जारी किया, उसमें 5 अनुच्छेद थे। इनमें से पहले अनुच्छेदों में यह वचन था, व्यापक रूप से बुलाई एक सभा की स्थापना की जाएगी और राज्य के सभी मामलों का निर्णय सार्वजनिक विचार विमर्श से किया जाएगा। इसने एक संवैधानिक शासक व्यवस्था का आधार तैयार किया। संविधान की प्रकृति के बारे में निर्णय लेते समय जो महत्वपूर्ण समस्या सामने आई, उनका संबंध इनसे था। किस गति से इन उपायों को लागू किया जाएगा? सम्राट की शक्ति और अधिकार। इन कानूनों को पारंपरिक जापानी रीतियों को अंग किस प्रकार बनाया जाएगा कि समाज में विघटन न हो? मेजी नेता समाजवाद के खतरे को भी जानते थे और वे नहीं चाहते थे कि जापान को इन समस्याओं का सामना करना पड़े। मेजी नेताओं में से यामागाता अरितोमो का यह तर्क था कि अगर अत्यधिक तेज गति अपनाया गया तो इससे जनता कट जाएगी, जिससे सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। दूसरी ओर इतो हिरोबुमी का तर्क था कि जापान अब एक परस्पर निर्भर विश्व का हिस्सा था और जापान के भीतर सैमुराई को मिले विशेषाधिकार, वजीफे और अधिकार समाप्त किए जा चुके थे। इसलिए इस बदले वातावरण में जनतांत्रिक विचारों की अपेक्षा करना संभव नहीं था और यह आवश्यक था कि सत्ता में भागीदारी की जाए। सबसे उदारवादी दृष्टिकोण ओकुमा सेनुनोबू का था, जिसने एक अंग्रेजी ढंग की संसदीय व्यवस्था की वकालत की। ओकुमा हिजेन प्रांत से था, एक पार्षद के रूप में, और 1873 से 1880 के बीच वित्त
मंत्री के रूप में काम कर चुका था। मार्च 1881 का उसका स्मरण पत्र एक क्रांतिकारी प्रस्ताव था, जिसमें 1883 तक संसद की स्थापना और 1882 में चुनावों में वकालत की गई थी। इसमें यह सुझाव भी था कि जिस दल को बहुमत मिले सरकार का गठन करे। उसने लिखा, संवैधानिक सरकार दलीय सरकार होती है और दलों के बीच होने वाले संघर्ष सिद्धांतों के संघर्ष होते हैं। इससे लगभग विपरीत ध्रुव पर स्थित दृष्टिकोण मेजी नेताओं के केंद्रीय गुट के सदस्य और प्रभावी सामंत इवाकुरा तोमिमी था। उसका और इनोवे कोवासाई का तर्क यह था कि इंग्लैंड की तरह जापान में राजनीतिक दलों की एक कोई परंपरा नहीं थी और सफल नहीं होंगे, इसलिए सम्राट को संसदीय बहुमत से स्वतंत्र मंत्रिमंडल की नियुक्ति और भंग करना चाहिए। इस तरह के दृष्टिकोणों का प्रभावशाली अखबारों ने भी समर्थन किया। सरकार एक करीबी अखबार तोक्यो निची शिन्बुन सम्राट की दिव्यता का समर्थक था। 11 अक्टूबर 1881 को एक शाही आदेश में एक संविधान का वचन दिया गया, जिससे हमारे शाही वारिसों को अपनाने दिशा निर्देश के एक शासक मिल सके। यह संविधान 1890 में प्रभावी होना था और इसका बुनियादी सिद्धांत यह था कि संसदीय जनतंत्र पर अंकुश रहना चाहिए, नहीं तो वह सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को भंग कर देगा। विरोधी दल समस्या खड़ी न कर पाए। इसे और भी सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक सभाओं और प्रकाशनों पर नियंत्रण की गरज से कानून लागू किए गए। अंत में 1887 में शांति संरक्षण कानून बनाकर पुलिस को यह कहकर अधिकार दिया गया कि वह ऐसी किसी भी व्यक्ति को हटा दे जो अशांति की योजना बनाता है या अशांति भड़काता है या जिसे सार्वजनिक शांति को भंग करने वाली कोई भी योजना बनाने का दोषी पाया जाता है। संविधान का अंतिम प्रारूप अप्रैल 1888 को पेश किया गया और 11 फरवरी 1889 को सम्राट ने यह संविधान अपनी प्रजा को भेंट किया। इस दिन को केसुसेत्यो कहा गया, जब पहले सम्राट जिम्मू की कथित वार्षिक मनाई जाती है। संविधान केवल एक दिखावा था, सामाजिक बदलाव लाने का सच्चा प्रयास। एक दृष्टिकोण के अनुसार मेजी अल्पतंत्र हान के गुटों का एक गठबंधन था, लेकिन इस दृष्टिकोण में मेजी सरकार के भीतर काम कर रही केंद्रीयकारी शक्तियों को अनदेखा कर दिया जाता था। दूसरे विद्वानों ने तर्क दिया कि प्रभाव की तरह जापान ने भी देरी से विकास होने के कारण सामाजिक राजतंत्र के विचार को चुना। जापान में बौद्ध धर्म के विकास को रेखांकित कीजिए। जापान में बौद्ध धर्म का विकास कैसे हुआ, उस पर चर्चा करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, आइए इसका आंसर देखते हैं। उत्तर, जापान में जब 17 धाराओं वाले संविधान में इसके सूचीबद्ध कर दिया गया, सातोकुआ तेशी उस गुट का प्रतिनिधित्व करता था जिसने नए बौद्ध धर्म के विचारों को अपनाने की वकालत की। इन विचारों की उत्पत्ति भारत में हुई थी और ये चीन एवं कोरिया के माध्यम से जापान पहुँचे। बौद्ध धर्म ने सांस्कृतिक, धार्मिक तथा दार्शनिक व्यवस्था को उपलब्ध कराया। ऐसा नवोदित राज्य की ज़रूरतों के अनुरूप था। बौद्ध धर्म से पूर्व का जापान पृथक गुटों से संगठित था और उनके उजी कहा जाता था। उनके धार्मिक विचारों को शिंतो अर्थात देवताओं का मार्ग के नाम से 7वीं शताब्दी ईस्वी में संकलित किया गया। इन विचारों के द्वारा उन सर्वोच्च मानवों या देवताओं पर बल दिया गया जिनको कामी कहा जाता था और वे पर्वतों, झीलों तथा वृक्षों पर निवास करते थे।
शासकों के आध्यात्मिक तथा धर्मनिरपेक्ष दोनों प्रकार की शक्तियों का दावा किया। जापान में बहुत से देवताओं का प्रचलन था, लेकिन इज़ोन में स्थित मंदिर मुख्य शाही मंदिर बन गया था। यामातो राज्य के शासकों ने स्वयं को शून्य देवी का वंशज बताया। आतेते-रसु ने तथा अन्य की देवताओं के रूप में वर्णित किया गया। आगे चलकर इस तरह की मिथ्याओं का प्रयोग शाही परिवार के वंशजीय संबंधों को शून्य देवी ने का साथ बिना किसी विहीन के जोड़ा गया। ताकुगावा वंश के सर्वनाश का समर्थन करने में चुनिंदा लोग काफ़ी शक्तिशाली थे। इसी आधार पर द्वितीय विश्व युद्ध से ठीक पहले वर्षों में चीन के अंदर जापान के साम्राज्यवादी प्रसार को उचित ठहराया। जापान में बौद्ध धर्म के प्रारंभ की तिथि को परंपरागत तौर पर सन 552 ईस्वी माना गया है, परंतु यात्रियों के द्वारा इसको इस भी पूर्व चीन एवं कोरिया से जापान लाया गया। बौद्ध धर्म के विचारों और शासकों वर्ग ने काफ़ी पसंद किया। उन्हीं के कारण गहरी बौद्धिक गतिविधियों का उदय हुआ और शाही संरक्षण में कई प्रकार की विचारधाराओं का प्रसार हुआ। शिंतो जैसे स्वदेशी धर्म के साथ बौद्ध धर्म का कम टकराव हुआ। बौद्ध धर्म के नारा संप्रदाय के काल के मुख्य विशेषताओं यह थी कि उसके अनुयायी बहुत बुद्धिमान एवं कुलीन थे। काल्पनिक प्रश्नों पर की गई विद्वत्तापूर्ण टीकाएँ छोटे, कुलीन तथा शिक्षित वर्ग को बहुत आकर्षित करती थी। सांचे तथा कुकोय जैसी दो भिक्षुओं ने बौद्ध धर्म की भूमिका को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सेचो ने अपने उपदेशों का आधार लोटस सूत्र को बनाया और एक ऐसी धार्मिक व्यवस्था का निर्माण किया जिसके अंतर्गत अपार श्रद्धा रखनी होती और प्रगाढ़ चिंतनशीलता का अनुसरण करना होता था। ऐसा करने से ज्ञान की प्राप्ति हो सकती थी। इस संप्रदाय का कहना था कि विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं ज्ञान के विभिन्न स्तरों का प्रतिनिधित्व करती थी और महावैराकोना सूत्र ज्ञान की अंतिम तथा सर्वोच्च स्थिति थे। इसको शिंगो की गुप्त भिक्षाओं या उपदेशों के द्वारा प्राप्त किया गया जा सकता था। प्रारंभ के अध्ययन पर बल दिया जाता था, किंतु अब यह अनुष्ठानों में परिवर्तित हो गया था और यह उपदेशकों से शिष्यों को प्राप्त हो गया था। ये दोनों संप्रदाय 9वीं तथा 10वीं सदियों के दौरान खूब फले फूले और हेयान कुलीन वर्ग में इसको काफ़ी समर्थन मिला। किसी एक व्यक्ति के जीवन में सर्वव्यापी मुक्ति एवं ज्ञान के ये विचार जनता के लिए कोई धर्म न बन सके। कुलीन वर्ग ने यह साथ कई तरह के सिद्धांतों का अनुसरण किया और इस प्रकार इन धार्मिक विचारों ने एक उचित धर्मनिरपेक्ष वातावरण तैयार करने में मदद की। कुलीन संस्कृति का मार्गदर्शक सिद्धांत शैली एवं स्वरूप में निहित था। प्रारंभ में इसका निर्माण चीन से सीखे हुए सिद्धांतों के आधार पर किया गया। इसी के साथ साथ इसका निर्माण बौद्ध धर्म के विचारों के द्वारा भी हुआ और जापानी संस्कृति हेयन काल में अपनी पूर्णता पर पहुंच गई और सौंदर्य एवं आकर्षक इसकी मुख्य विशेषताएं हैं तथा धर्मनिरपेक्ष उद्देश्यों को जारी रखना उनके मुख्य लक्ष्य थे। सन 1759 ईस्वी में जिस प्रथम काव्य संकलन का प्रकाशन हुआ उनको मान्यज्ञ कहा गया। चलिए, थैंक यू। कैसा लगा आपको मेरा ये ऑडियो लेक्चर कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये दो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट ज़रूर करें, अपना विचार रखें। जय हिंद।